दोस्तों, जब भी भारत के महान साम्राज्यों की बात होती है तो अक्सर उत्तर भारत के राजवंशों का नाम ज्यादा सुनने को मिलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दक्षिण भारत में भी एक ऐसा साम्राज्य उभरा था जिसने न सिर्फ जमीन पर बल्कि समुद्रों पर भी अपना परचम लहराया, और वो था महान चोल वंश। ये सिर्फ एक राजघराना नहीं था, बल्कि शक्ति, प्रशासन, समुद्री व्यापार, कला और स्थापत्य का ऐसा संगम था जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। चोलों का इतिहास बहुत प्राचीन माना जाता है। संगम साहित्य, जो तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है, उसमें भी चोल राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि चोल कोई अचानक उभरी ताकत नहीं थे, बल्कि सदियों से दक्षिण भारत की राजनीतिक जमीन पर मौजूद थे। शुरुआती चोल शासक कावेरी नदी के आसपास के उपजाऊ क्षेत्रों पर शासन करते थे। ये इलाका आज के तमिलनाडु का दिल माना जाता है। कावेरी की वजह से यहां खेती भरपूर होती थी, जिससे राज्य को स्थिर आय मिलती थी, और यही किसी भी साम्राज्य की असली ताकत होती है। लेकिन दोस्तों, शुरुआती दौर में चोल उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने बाद में बने। उस समय दक्षिण भारत में पल्लव वंश और पांड्य वंश जैसी बड़ी ताकतें मौजूद थी। चोलों को कई बार पीछे भी हटना पड़ा, और कुछ समय के लिए उनका प्रभाव लगभग खत्म सा हो गया था। लेकिन इतिहास गवाह है, जो राजवंश सही समय का इंतजार करना जानते हैं, वे वापसी भी जबरदस्त करते हैं। चोलों ने भी यही किया। 9वीं सदी के आसपास दक्षिण भारत की राजनीति में हलचल तेज हुई। बड़े बड़े राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। इसी मौके को चोलों ने पहचाना। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई, स्थानीय समर्थन जुटाया और सही समय पर निर्णायक कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी। वे जानते थे कि सीधे टक्कर देने के बजाय पहले मजबूत नींव बनानी जरूरी है, और उन्होंने वही किया। चोल शासकों की एक और खासियत थी उनका संगठित प्रशासनिक सोच। वे सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं करना चाहते थे। वे जमीन की माप, राजस्व व्यवस्था, सिंचाई प्रणाली और स्थानीय प्रशासन को व्यवस्थित करने पर भी जोर देते थे। कावेरी डेल्टा में उन्होंने नहरें और जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की, जिससे खेती और मजबूत हुई। जब किसान समृद्ध होता है, तभी साम्राज्य की तिजोरी भरती है, और चोल ये बात अच्छी तरह समझते थे। धीरे धीरे हालात ऐसे बनने लगे कि चोलों की वापसी तय लगने लगी। बस जरूरत थी एक मजबूत नेता की, जो बिखरी ताकत को जोड़कर साम्राज्य की नींव फिर से खड़ी कर सके। और इतिहास के पन्नों में वो नाम जल्द ही चमकने वाला था। दोस्तों, जैसा हमने पिछले सेक्शन में देखा, चोल वंश कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और वो मौका आया 9वीं सदी के मध्य में, जब इतिहास के मंच पर एक निर्णायक व्यक्तित्व उभरा, विजयालय चोल। यही वो शासक थे जिन्होंने बिखरे हुए चोल नाम को फिर से ताकत में बदल दिया और आने वाले महान साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। उस समय दक्षिण भारत की राजनीति बेहद उलझी हुई थी। पल्लव वंश और पांड्य वंश आपस में संघर्ष कर रहे थे। बड़े राज्यों की इस भिड़ंत ने छोटे सरदारों और उभरती ताकतों के लिए मौके पैदा कर दिए थे। विजयालय चोल ने इसी राजनीतिक कमजोरी को पहचाना, और यहीं से उनकी असली रणनीति शुरू हुई। लगभग 850 ईस्वी के आसपास विजयालय चोल ने एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने तंजौर पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, बल्कि चोल साम्राज्य के पुनर्जन्म की घोषणा थी। तंजावुर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। उपजाऊ जमीन, व्यापारिक मार्गों की पहुंच और मजबूत किलेबंदी। विजयालय ने इसे अपनी राजधानी बनाया, और यहीं से चोल शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। विजयालय सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ युद्ध जीतना काफी नहीं है, जनता का समर्थन भी उतना ही जरूरी है। इसलिए उन्होंने मंदिर निर्माण, स्थानीय प्रशासन और कृषि सुधार पर जोर दिया। तंजावुर में उन्होंने
देवी निशुंभसुदिनी का मंदिर बनवाया, जो उनकी धार्मिक आस्था के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी था कि चोल सत्ता अब स्थायी होने वाली है। धीरे धीरे विजयालय ने आसपास के इलाकों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मजबूत सैन्य ढांचा तैयार किया और स्थानीय सरदारों को अपने साथ जोड़ा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने चोलों को फिर से एक संगठित शक्ति बना दिया। जब उनका शासन समाप्त हुआ, तब तक चोल वंश एक उभरती हुई क्षेत्रीय ताकत बन चुका था और अब मंच तैयार था आने वाले महान सम्राटों के लिए। विजयालय चोल ने बीज बो दिया था। अब उस बीज से एक विशाल साम्राज्य उगने वाला था। दोस्तों, विजयालय चोल ने जिस मजबूत नींव को खड़ा किया था, अब उसे और ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी आई उनके उत्तराधिकारियों पर। इतिहास के इस मोड़ पर दो नाम बेहद अहम बनते हैं, आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम। इन दोनों शासकों ने चोल साम्राज्य को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसे तेज रफ्तार से विस्तार भी दिया। सबसे पहले बात करते हैं आदित्य प्रथम की। उन्होंने अपने पिता विजयालय की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सैन्य मोर्चे पर आक्रामक नीति अपनाई। उस समय दक्षिण भारत में सबसे बड़ी ताकतों में से एक था पल्लव वंश। आदित्य प्रथम ने मौके को भांपते हुए पल्लवों पर निर्णायक हमला किया और उन्हें हरा दिया। ये जीत बहुत बड़ी थी, क्योंकि इससे चोलों को उत्तरी तमिल क्षेत्र पर मजबूत पकड़ मिल गई। अब चोल सिर्फ उभरती ताकत नहीं रहे, वे दक्षिण भारत के शक्ति संतुलन को बदलने लगे थे। आदित्य प्रथम ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, बल्कि जीते हुए इलाकों में प्रशासन भी मजबूत किया। उन्होंने मंदिरों को दान दिया, स्थानीय व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया और ये सुनिश्चित किया कि नए जीते हुए क्षेत्र चोल शासन में स्थिर रहें। यही वजह थी कि उनके समय में चोल साम्राज्य सिर्फ फैला नहीं, बल्कि टिकाऊ भी बना। अब आते हैं परांतक प्रथम पर, और दोस्तों, यहां से चोल विस्तार ने सच में रफ्तार पकड़ ली। परांतक प्रथम बेहद महत्वाकांक्षी और ऊर्जावान शासक थे। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक शासन किया और इस दौरान चोल साम्राज्य को बहुत दूर तक फैला दिया। उन्होंने पांड्य क्षेत्र पर भी हमला किया और मदुरै तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इससे चोलों की प्रतिष्ठा दक्षिण भारत में और बढ़ गई। परांतक प्रथम की एक और बड़ी उपलब्धि थी उनकी प्रशासनिक पकड़। उन्होंने राजस्व व्यवस्था को मजबूत किया, जमीन का सर्वे कराया और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाया। कावेरी डेल्टा में कृषि उत्पादन और बढ़ गया, जिससे राज्य की आर्थिक ताकत मजबूत होती गई। उन्होंने चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर की छत को सोने से मढ़वाया, जो उनकी समृद्धि और धार्मिक संरक्षण का प्रतीक था। हालांकि उनके शासन के अंत में राष्ट्रकूटों से टक्कर में चोलों को कुछ झटका भी लगा, लेकिन तब तक चोल साम्राज्य इतनी मजबूती पकड़ चुका था कि उसे रोका नहीं जा सकता था। मंच अब तैयार था उस युग के लिए जिसे चोल इतिहास का स्वर्णिम उछाल कहा जाता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चोल इतिहास के उस सुनहरे दौर पर, जहां से ये साम्राज्य सच में महाशक्ति बनता है। इस परिवर्तन के केंद्र में थे महान सम्राट राजराजा चोल प्रथम। अगर विजयालय ने नींव रखी थी और आदित्य परांतक ने दीवारें खड़ी की थी, तो राजराजा चोल ने उस इमारत को आसमान तक पहुंचा दिया। 985 ईस्वी में जब राजराजा चोल प्रथम ने सत्ता संभाली, तब चोल साम्राज्य मजबूत तो था, लेकिन अभी भी क्षेत्रीय शक्ति माना जाता था। राजराजा का विजन इससे कहीं बड़ा था। उन्होंने आते ही सेना का पुनर्गठन किया, थल सेना, घुड़सवार और सबसे खास नौसेना। जी हां दोस्तों, चोलों की समुद्री ताकत यहीं से व्यवस्थित रूप में उभरनी शुरू हुई। राजराजा समझते थे कि जो समुद्र पर राज करेगा, वही व्यापार और प्रभाव दोनों में आगे रहेगा। राजराजा चोल ने एक के बाद एक सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने पांड्य और चेरा क्षेत्रों को हराकर दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी।
इससे चोल साम्राज्य पहली बार भारत से बाहर विस्तार करने लगा। उनकी रणनीति साफ थी, सिर्फ जमीन नहीं, समुद्री मार्गों पर भी नियंत्रण। लेकिन दोस्तों, राजराजा सिर्फ विजेता नहीं थे, वे एक महान प्रशासक भी थे। उन्होंने पूरे साम्राज्य का व्यवस्थित भूमि सर्वे करवाया, राजस्व प्रणाली को दुरुस्त किया और स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाया। उनके समय में गांव स्तर तक रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था थी, जो उस दौर के हिसाब से बेहद उन्नत मानी जाती है। यही कारण था कि चोल साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हो गया। और अब बात उस उपलब्धि की जिसने राजराजा चोल का नाम इतिहास में अमर कर दिया, तंजावुर का भव्य बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग और स्थापत्य का चमत्कार है। 1000 साल से भी ज्यादा समय बाद आज भी ये मंदिर अपनी भव्यता से लोगों को हैरान करता है। इतने विशाल पत्थरों से बना ये मंदिर उस समय की तकनीकी क्षमता का जीता जागता सबूत है। जब चोल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था, तब उसकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि संगठित और दूरदर्शी शासन था। चोल राजाओं ने समझ लिया था कि केवल तलवार से राज लंबे समय तक नहीं चलता। इसके लिए मजबूत प्रशासन, समृद्ध अर्थव्यवस्था और खुश जनता जरूरी है। इसी सोच के कारण चोलों ने गांव स्तर तक प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी की, जिसे उस समय के लिए बेहद आधुनिक माना जाता है। गांवों में सभा और ओर जैसी स्थानीय संस्थाएं होती थी, जहां जमीन, कर और पानी के बंटवारे जैसे फैसले स्थानीय लोग खुद करते थे। सोचिए, उस दौर में जब दुनिया के कई हिस्सों में राजा ही सब कुछ तय करता था, चोल साम्राज्य में लोकल सेल्फ गवर्नेंस जैसा सिस्टम काम कर रहा था। आर्थिक रूप से भी चोल साम्राज्य बहुत मजबूत था। खेती उनकी रीढ़ थी और कावेरी नदी के डेल्टा इलाके को उन्होंने इतना विकसित किया कि वो पूरे दक्षिण भारत का अन्न भंडार बन गया। चोल शासकों ने बड़े बड़े तालाब, नहरें और बांध बनवाए, जिससे साल भर सिंचाई संभव हो सकी। इससे न सिर्फ अनाज उत्पादन बढ़ा, बल्कि किसानों की आय भी स्थिर हुई। इसके साथ ही समुद्री व्यापार से सोना चांदी और विदेशी सामान लगातार चोल बंदरगाहों पर आता रहता था। यही वजह थी कि चोल काल को अक्सर दक्षिण भारत का आर्थिक स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल साम्राज्य की असली धमक सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी भयावह और संगठित नौसेना। उस दौर में जब ज्यादातर भारतीय राजवंश जमीन पर लड़ाइयां लड़ते थे, चोल राजाओं ने समुद्र की ताकत को समझ लिया था। उन्होंने बड़े बड़े युद्धपोत बनवाए, जिनमें सैकड़ों सैनिक, घुड़सवार और हथियार एक साथ ले जाए जा सकते थे। चोल जहाज केवल तट के पास नहीं चलते थे, बल्कि खुले समुद्र में हजारों किलोमीटर दूर तक अभियान चलाते थे। यही वजह थी कि चोलों को अक्सर भारत का पहला सच्चा ब्लू वाटर नेवल पावर कहा जाता है। उनके जहाजों की मौजूदगी से ही कई छोटे राज्य बिना युद्ध के झुक जाते थे। सबसे मशहूर समुद्री अभियान हुआ महान राजा राजेंद्र चोल प्रथम के समय। उन्होंने अपनी नौसेना को लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के शक्तिशाली श्रीविजय साम्राज्य पर हमला किया और उसे हिला कर रख दिया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। उस समय हजारों किलोमीटर दूर समुद्री हमला करना बेहद मुश्किल काम था। इस विजय के बाद चोल साम्राज्य का व्यापारिक प्रभाव मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड तक फैल गया। सोचिए, लगभग 1000 साल पहले एक भारतीय साम्राज्य समुद्र पार जाकर अपनी ताकत दिखा रहा था। चोल साम्राज्य की पहचान सिर्फ उनकी तलवार और नौसेना से नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे स्थायी विरासत है उनकी भव्य मंदिर वास्तुकला। चोल राजाओं का मानना था कि मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं, बल्कि शक्ति, कला और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे विशाल मंदिर बनवाए जो आज भी इंजीनियरिंग और कला के चमत्कार माने जाते हैं। इन मंदिरों की सबसे खास बात थी उनकी ऊंची विमाना, शिखर, पत्थरों की बारीक नक्काशी और अद्भुत संतुलन। 1000 साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के इतने विशाल पत्थरों को काटना, धोना
और सटीक तरीके से जोड़ना आज भी विशेषज्ञों को हैरान करता है। इस स्वर्ण युग की सबसे चमकदार मिसाल है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे महान राजा राजराजा चोल प्रथम ने तंजावुर में बनवाया था। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि चोल शक्ति का घोषणा पत्र था। इसका मुख्य शिखर लगभग 66 मीटर ऊंचा है और सबसे हैरान करने वाली बात, इसके शीर्ष पर रखा विशाल पत्थर कपोल एक ही ग्रेनाइट ब्लॉक से बना है, जिसका वजन दर्जनों टन बताया जाता है। कहते हैं कि इसे ऊपर चढ़ाने के लिए कई किलोमीटर लंबा मिट्टी का ढलान बनाया गया था। आज भी ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है और चोल इंजीनियरिंग की महानता का जिंदा सबूत है। चोल साम्राज्य का स्वर्ण युग केवल युद्ध और मंदिरों तक सीमित नहीं था। ये समय था कला और संस्कृति के विस्फोट का। चोल शासकों ने कलाकारों, शिल्पकारों और नर्तकों को भरपूर संरक्षण दिया। इसी दौर में दक्षिण भारत की कांस्य मूर्तिकला, ब्रॉन्ज स्कल्पचर अपने चरम पर पहुंची। चोल कलाकारों की खासियत थी कि वे पत्थर और धातु में ऐसी जीवंत मूर्तियां बनाते थे जिन्हें देखकर लगता है जैसे उनमें अभी जान आ जाएगी। शरीर की बनावट, आभूषणों की बारीकी और चेहरे की भाव भंगिमा, हर चीज इतनी सटीक होती थी कि आज भी दुनिया भर के म्यूजियम चोल मूर्तियों को गर्व से प्रदर्शित करते हैं। इस कला का सबसे चमकदार उदाहरण है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, जिसे चोल कलाकारों ने लगभग पूर्णता तक पहुंचा दिया था। नटराज की ये मुद्रा, जिसमें भगवान शिव तांडव करते हुए दिखते हैं, केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सृजन और विनाश के चक्र का दार्शनिक रूप भी है। इसी काल में भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य मंदिरों से जुड़े और व्यवस्थित रूप लेने लगे। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि संगीत, नृत्य और शिक्षा के बड़े केंद्र थे। इस तरह चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को ऐसा रूप दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। चोल साम्राज्य की असली मजबूती सिर्फ तलवार या मंदिरों में नहीं थी, उसकी जड़ें थी एक बेहद मजबूत अर्थव्यवस्था में। चोल शासकों ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि समृद्ध राज्य वही होता है जिसकी खेती, व्यापार और कर व्यवस्था मजबूत हो। कावेरी नदी का उपजाऊ डेल्टा चोलों की आर्थिक रीढ़ था। यहां इतना अनाज पैदा होता था कि न सिर्फ साम्राज्य की जरूरतें पूरी होती थी, बल्कि बाहर के इलाकों में भी भेजा जाता था। चोल प्रशासन ने सिंचाई के लिए बड़े बड़े तालाब, झीलें और नहरें बनवाई, जिससे खेती साल भर चलती रही। किसानों से लिया जाने वाला कर भी व्यवस्थित था, जिससे राज्य की आय स्थिर रहती थी और जनता पर अचानक बोझ नहीं पड़ता था। लेकिन चोलों की असली कमाई आती थी समुद्री व्यापार से। उनके बंदरगाह दक्षिण भारत के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। खास तौर पर नागपट्टिनम और कावेरीपत्तनम जैसे बंदरगाहों से चीन, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार होता था। चोल व्यापारी मसाले, कपड़ा, हाथी दांत और कीमती पत्थर निर्यात करते थे, जबकि बदले में सोना, चांदी और विदेशी वस्तुएं आती थी। समुद्र पर चोलों का इतना दबदबा था कि उनके जहाज जहां पहुंचते, वहां उनका व्यापारिक प्रभाव अपने आप बन जाता। यही कारण है कि इतिहासकार चोल काल को दक्षिण भारत का एक वैश्विक व्यापार युग भी कहते हैं। चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी खासियतों में से एक थी उसकी बेहद व्यवस्थित और आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली। उस दौर में जब कई राज्यों में शासन पूरी तरह राजा की इच्छा पर चलता था, चोलों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें नीचे से ऊपर तक जिम्मेदारियां साफ बंटी हुई थी। पूरे साम्राज्य को मंडल, वलनाडु, नाडु और गांव जैसी इकाइयों में बांटा गया था। सबसे दिलचस्प बात, गांव स्तर पर स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत मजबूत थी। सभा और ओर नाम की स्थानीय परिषदें जमीन, कर, सिंचाई और सार्वजनिक कामों के फैसले खुद करती थी। मतलब लगभग 1000 साल पहले चोल शासन में ग्रासरूट डेमोक्रेसी जैसी व्यवस्था काम कर रही थी। इतिहासकारों को तमिलनाडु के उत्तर मेरूर से मिले शिलालेखों में
इस व्यवस्था के पक्के सबूत मिले हैं। इन अभिलेखों में बताया गया है कि गांव के प्रतिनिधियों का चयन बाकायदा एक तरह की चुनाव प्रक्रिया से होता था, जिसे कुडवोली पद्धति कहा जाता था। इसमें योग्य लोगों के नाम पत्तियों पर लिखकर मटका, कुड़ा से निकाले जाते थे। सुनने में भले साधारण लगे, लेकिन उस समय के लिए यह बेहद उन्नत और पारदर्शी व्यवस्था थी। चोल प्रशासन ने कर वसूली, सिंचाई प्रबंधन, मंदिर प्रबंधन और कानून व्यवस्था, हर चीज को लिखित रिकॉर्ड में रखा। यही वजह थी कि इतना विशाल साम्राज्य लंबे समय तक स्थिर और समृद्ध बना रहा। हर महान साम्राज्य की तरह चोल साम्राज्य का भी एक समय आया जब उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। ये पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई दशकों में धीरे धीरे शुरू हुआ। सबसे बड़ी समस्या थी लगातार युद्ध और फैलता हुआ साम्राज्य। जितना बड़ा इलाका चोलों ने जीत लिया था, उसे संभालना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। दूर दराज के प्रांतों में विद्रोह उठने लगे और स्थानीय शासक फिर से स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे। सेना और नौसेना को हर जगह तैनात रखना महंगा पड़ रहा था, जिससे खजाने पर दबाव बढ़ने लगा। ऊपर से राजाओं के बीच उत्तराधिकार, सक्सेशन को लेकर भी संघर्ष होने लगे, जिसने केंद्रीय शक्ति को कमजोर कर दिया। इसी बीच दक्षिण भारत में नए प्रतिद्वंद्वी भी मजबूत होने लगे, खासकर पांड्य साम्राज्य और होयसाल वंश। इन शक्तियों ने धीरे धीरे चोल क्षेत्रों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चोलों की पुरानी ताकत, उनकी नौसेना और व्यापार भी अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रही, क्योंकि समुद्री मार्गों पर नए व्यापारिक खिलाड़ी आ चुके थे। परिणाम ये हुआ कि कभी दक्षिण भारत पर राज करने वाला ये महान साम्राज्य 13वीं सदी तक सिमटता चला गया। हालांकि उनका राजनीतिक पतन हो गया, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत आज भी उतनी ही चमकदार है। चोल साम्राज्य भले ही राजनीतिक रूप से कमजोर होकर इतिहास के पन्नों में सिमट गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित और प्रभावशाली है। अगर आप आज दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु की संस्कृति, मंदिर वास्तुकला या नृत्य परंपरा को देखें, तो उसमें चोल काल की गहरी छाप साफ दिखाई देती है। चोलों ने जो मंदिर बनवाए, वे केवल धार्मिक स्थल नहीं रहे, वे शिक्षा, कला, संगीत और सामाजिक जीवन के बड़े केंद्र बन गए। यही कारण है कि 1000 साल बाद भी चोल युग को दक्षिण भारतीय सभ्यता का सांस्कृतिक स्वर्णकाल माना जाता है। उनकी बनाई सिंचाई व्यवस्था और प्रशासनिक मॉडल को आज भी इतिहासकार अत्यंत उन्नत मानते हैं। विशेष रूप से बृहदेश्वर मंदिर जैसी धरोहरें आज भी चोल महानता की जीवित मिसाल है। ये मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उस युग की इंजीनियरिंग, कला और संगठन क्षमता का प्रमाण है। इसके अलावा चोल कांस्य मूर्तियां आज दुनिया भर के संग्रहालयों में भारतीय कला की पहचान बन चुकी है। सबसे बड़ी बात, चोलों ने भारत को एक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसकी गूंज दक्षिण पूर्व एशिया तक सुनाई दी। इसलिए इतिहास में चोल साम्राज्य सिर्फ एक राजवंश नहीं, बल्कि भारतीय समुद्री और सांस्कृतिक शक्ति का स्वर्ण अध्याय माना जाता है। चोल साम्राज्य की ऊंचाइयों के पीछे सबसे बड़ा हाथ था उसके दूरदर्शी और शक्तिशाली राजाओं का। हर महान साम्राज्य की तरह चोलों को भी ऐसे शासक मिले, जिन्होंने न सिर्फ राज्य को संभाला, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इनमें सबसे पहला बड़ा नाम आता है विजयालय चोल का, जिन्होंने 9वीं सदी में चोल शक्ति को फिर से जीवित किया और तंजावुर पर कब्जा कर एक मजबूत आधार तैयार किया। अगर विजयालय नींव थे, तो आगे आने वाले शासकों ने उस पर साम्राज्य की विशाल इमारत खड़ी की। उनके बाद आने वाले राजाओं ने सेना मजबूत की, प्रशासन व्यवस्थित किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। लेकिन चोल साम्राज्य को उसकी असली चरम सीमा तक पहुंचाया 2 महान सम्राटों ने, राजराजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम। राजराजा चोल ने साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार किया और बृहदेश्वर मंदिर जैसा अमर स्मारक बनवाया, जबकि राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विरासत को
और आगे बढ़ाते हुए समुद्र पार तक विजय पताका फहराई। इन दोनों के शासनकाल में चोल साम्राज्य अपनी सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के चरम पर था। सच कहें तो अगर ये दो शासक न होते तो शायद चोल इतिहास इतना चमकदार न होता। चोल साम्राज्य को समझना हो तो केवल उसके राजा और युद्ध नहीं, बल्कि उस समय के आम लोगों की जिंदगी को भी देखना जरूरी है। चोल काल में समाज काफी संगठित और सक्रिय था। गांव इस साम्राज्य की असली ताकत थे। ज्यादातर लोग खेती से जुड़े थे, क्योंकि कावेरी डेल्टा की उपजाऊ जमीन पूरे दक्षिण भारत का अन्न भंडार मानी जाती थी। किसान, कारीगर, व्यापारी और मंदिरों से जुड़े कर्मचारी, सबकी अपनी स्पष्ट भूमिका थी। खास बात यह थी कि आर्थिक गतिविधियां लगातार चलती रहती थी, जिससे गांव आत्मनिर्भर बने रहते थे। चोल प्रशासन गांवों की सिंचाई, सड़कों और तालाबों पर खास ध्यान देता था, जिससे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी अपेक्षाकृत स्थिर और सुरक्षित रहती थी। समाज में मंदिरों की भूमिका बेहद बड़ी थी। मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि वे शिक्षा, रोजगार और संस्कृति के केंद्र थे। यहां नर्तकियां, देवदासी, संगीतकार, पुजारी, रसोइये और कई तरह के कारीगर काम करते थे। व्यापारिक शहरों में बाजार खूब फलते फूलते थे, जहां दूर दराज से व्यापारी आते थे। चोल काल में महिलाओं की भूमिका भी कई क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई देती है, खासकर मंदिर और सांस्कृतिक गतिविधियों में। कुल मिलाकर चोल युग का समाज एक सक्रिय, उत्पादक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज था, जिसकी झलक हमें आज भी दक्षिण भारत की परंपराओं में मिलती है। चोल साम्राज्य की शक्ति का एक बड़ा स्तंभ थी उसकी बेहद संगठित और अनुशासित सेना। चोल शासकों ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए केवल बहादुरी नहीं, बल्कि मजबूत सैन्य व्यवस्था जरूरी है। उनकी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी सेना और सबसे खास शक्तिशाली नौसेना शामिल थी। चोल सेना की ट्रेनिंग कड़ी होती थी और सैनिकों को नियमित वेतन और जमीन के अनुदान भी दिए जाते थे, जिससे उनकी वफादारी बनी रहती थी। युद्ध के समय चोल सेना तेज गति से आगे बढ़ती और दुश्मन को संभलने का मौका कम देती। यही उनकी रणनीतिक ताकत थी। चोलों की युद्ध नीति सिर्फ ताकत दिखाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे रणनीतिक विस्तार में विश्वास रखते थे। महान सम्राट राजराजा चोल प्रथम ने पहले दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण इलाकों को सुरक्षित किया, फिर समुद्री ताकत को मजबूत किया। उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम ने इस सैन्य शक्ति को और आगे बढ़ाते हुए समुद्र पार अभियान चलाए, जो उस समय के लिए बेहद साहसिक कदम था। चोल सेना की एक खास बात यह भी थी कि वे जीते हुए इलाकों में तुरंत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर देते थे, जिससे विद्रोह कम होते थे। यही वजह थी कि चोल साम्राज्य लंबे समय तक स्थिर और प्रभावशाली बना रहा। चोल साम्राज्य की असली दूरदर्शिता उनकी समुद्री सोच में छिपी थी। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि जो समुद्र को नियंत्रित करेगा, वही व्यापार और समृद्धि पर राज करेगा। इसी सोच के तहत चोल शासकों ने दक्षिण भारत के तट पर कई बड़े और व्यवस्थित बंदरगाह विकसित किए। ये बंदरगाह केवल जहाज रोकने की जगह नहीं थे, बल्कि यहां कस्टम वसूली, गोदाम, जहाज मरम्मत और व्यापारिक बाजारों की पूरी व्यवस्था होती थी। चोल जहाज नियमित रूप से अरब देशों, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। उस समय के लिए ये एक तरह का प्राचीन वैश्विक व्यापार नेटवर्क था, जिसे चोलों ने बड़े सुनियोजित तरीके से चलाया। इनमें सबसे प्रमुख बंदरगाह थे नागपट्टिनम, कावेरीपत्तनम और पुंपुहार क्षेत्र के अन्य तटीय केंद्र। इन बंदरगाहों से मसाले, बढ़िया कपड़ा, मोती और हाथी दांत विदेशों में भेजे जाते थे, जबकि बदले में सोना, घोड़े और विलासिता की विदेशी वस्तुएं आती थी। चोल नौसेना इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा करती थी, जिससे व्यापार सुरक्षित और लगातार चलता रहा। यही कारण है कि चोल साम्राज्य केवल दक्षिण भारत की शक्ति नहीं रहा,
समय के साथ चोल साम्राज्य, जो कभी दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली ताकत था, धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में प्रवेश करने लगा। यह पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक कारणों ने मिलकर चोल शक्ति को कमजोर कर दिया। साम्राज्य बहुत विशाल हो चुका था और दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन होता जा रहा था। स्थानीय सरदार और प्रांतीय शासक अधिक स्वतंत्र होने लगे, जिससे केंद्रीय सत्ता की पकड़ ढीली पड़ गई। लगातार युद्धों ने खजाने पर भी दबाव डाला और सेना को हर मोर्चे पर सक्रिय रखना मुश्किल हो गया। इसी दौरान दक्षिण भारत में नई शक्तियां तेजी से उभर रही थी। खासकर पांड्य साम्राज्य ने फिर से मजबूती पकड़ ली। पांड्य शासकों ने धीरे धीरे चोल क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया और अंततः चोल प्रभुत्व को गंभीर चुनौती दी। उधर होयसाल वंश भी कर्नाटक क्षेत्र में मजबूत हो चुका था। इन दोहरी चुनौतियों के सामने चोल साम्राज्य सिमटता चला गया और 13वीं सदी के अंत तक उसकी राजनीतिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई। फिर भी ये अंत केवल सत्ता का था। चोलों की कला, वास्तुकला और समुद्री विरासत इतिहास में हमेशा अमर रही। जब भी भारत के महान साम्राज्यों की बात होती है, चोल साम्राज्य का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। इसकी वजह सिर्फ उनका विशाल विस्तार नहीं, बल्कि उनका बहुआयामी योगदान है। प्रशासन, समुद्री शक्ति, कला, वास्तुकला और व्यापार, हर क्षेत्र में चोलों ने ऐसी छाप छोड़ी जो सदियों तक दिखाई देती है। उन्होंने साबित किया कि एक भारतीय साम्राज्य केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र के रास्ते भी वैश्विक प्रभाव बना सकता है। खास बात यह रही कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ केवल युद्ध नहीं किए, बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत किए, जिससे भारतीय संस्कृति की गूंज दूर देशों तक पहुंची। अगर आज तमिलनाडु की भव्य मंदिर परंपरा, कांस्य मूर्तिकला या दक्षिण भारत का समुद्री इतिहास इतना समृद्ध दिखता है, तो उसमें चोल काल की नींव साफ नजर आती है। विशेष रूप से बृहदेश्वर मंदिर जैसी धरोहरें आज भी उस युग की इंजीनियरिंग और सांस्कृतिक ऊंचाई का जीवंत प्रमाण है। इतिहासकार मानते हैं कि चोल साम्राज्य ने भारत को एक संगठित प्रशासन, मजबूत नौसेना और वैश्विक व्यापार दृष्टि का मॉडल दिया। इसलिए चोल केवल एक राजवंश नहीं थे, वे भारतीय सभ्यता के समुद्री और सांस्कृतिक उत्थान के प्रतीक थे। तो दोस्तों, चोल साम्राज्य की ये कहानी हमें केवल इतिहास नहीं सुनाती, ये हमें दूरदर्शिता, संगठन और समुद्री सोच की ताकत भी दिखाती है। एक छोटे क्षेत्रीय राजवंश से उठकर चोलों ने ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा किया, जिसने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली। उन्होंने साबित किया कि मजबूत प्रशासन, विकसित अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली नौसेना, ये तीनों मिलकर किसी भी राज्य को महान बना सकते हैं। चोलों की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने केवल जीतने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जीते हुए इलाकों में व्यवस्था, सिंचाई, मंदिर और व्यापारिक ढांचा भी खड़ा किया। यही कारण है कि उनका प्रभाव उनके पतन के बाद भी सदियों तक बना रहा। आज जब हम बृहदेश्वर मंदिर जैसे अद्भुत स्मारकों को देखते हैं या दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को महसूस करते हैं, तो हमें चोल युग की महानता का अंदाजा होता है। इतिहास के पन्नों में भले उनका राजनीतिक शासन समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी समुद्री सोच, कला कौशल और प्रशासनिक मॉडल आज भी अध्ययन का विषय है। सच कहें तो चोल साम्राज्य केवल अतीत की कहानी नहीं, वो भारत की उस क्षमता का प्रतीक है जो सही नेतृत्व और दूरदर्शिता से दुनिया पर गहरी छाप छोड़ सकती है।